Hello friends, welcome to current affair videos from Toppers Notes. Today, that is 25th of June 2022, I will be covering the following articles. The very first article is COVID vaccines prevented 42 lakh deaths in India in first year of pandemic. ये global study आई है उसकी रिपोर्ट के हिसाब से है. Second, artificial intelligence can add up to $500 billion to GDP by 2025. ये NASSCOM की स्टडी के हिसाब से है. Third, government said to aim to keep deficit at 6.7%. जो टारगेट था 6.4 का वो शायद गवर्नमेंट अचीव ना कर पाया और जो प्रेजेंट ईयर का 6.7 का टारगेट है उस पर शायद वो मेंटेन रहे फिजिकल डेफिसिट को लेके. फोर्थ, मैंडेटरी ई-वे बिल्स फॉर गोल्ड सेट टू बी ऑन जीएसटी काउंसिल टेबल. यानी कि ई बिल मैंडेटरी करना गोल्ड के लिए और बाकी के रेलेवेंट इश्यूज जीएसटी काउंसिल जो टेकअप करने वाले हैं उसके बारे में. फिफ्थ, डॉलर अल्टरनेटिव्स विल बी एक्सेप्टेड. डॉलर का कोई भी अल्टरनेटिव है उसके बारे में जो इंडिया के एम्बेसडर है उन्होंने अपने व्यूज़ दिए हैं उसके बारे में. सिक्स्थ, ब्रिक्स सपोर्ट डायलॉग बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन. तो जो ब्रिक्स का समिट हुआ है उसमें से क्या आउटकम रहा है उसके बारे में. सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट आर्टिकल. कोविड वैक्सीन्स प्रिवेंटेड 42 लाख डेथ इन इंडिया इन द फर्स्ट ईयर. ये ग्लोबल स्टडी ने कहा है. ग्लोबल स्टडी के हिसाब से जो कोविड-19 वैक्सीन्स थे उन्होंने एस्टिमेट है कि 1.98 करोड़ डेथ को प्रिवेंट किया है ग्लोबली और पोटेंशियल 3.14 करोड़ डेथ इन द फर्स्ट ईयर ऑफ वैक्सीन प्रोग्राम. ये एक न्यू मॉडल के हिसाब से सामने आया है. इनमें से 42 लाख डेथ इंडिया में प्रिवेंट की गई हैं बिकॉज ऑफ वैक्सीन. और ये जो पब्लिश हुआ है वो लैंसेट इन्फेक्टिशियस डिजीज़ के जो जर्नल है उसमें पब्लिश हुई है ये रिसर्च. अब इस फिगर का बेसिस क्या है? जो ये एस्टिमेट बताए जा रहे हैं ये बेस्ड है ऑन द एस्टिमेट्स ऑफ एक्सेस मोर्टालिटी इन इंडिया जो कोविड पैंडमिक के दौरान हुई थी. और उसका डाटा इन्होंने सोर्स किया है फ्रॉम इकोनॉमिस्ट का जो द इकोनॉमिस्ट ने खुद का सर्वे किया था. WHO की जो रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि एक्सेसिव डेथ हुई है इंडिया में. इकोनॉमिस्ट ने सेम नंबर्स प्रेजेंट किए थे. उस डाटा के बेसिस पे इन्होंने इसको स्टडी किया है. इंडिपेंडेंटली इंडियन एक्सप्रेस ने भी जिसका ये आर्टिकल है उसने भी इन्वेस्टिगेट किया था कोविड-19 का डेथ टोल और उनकी रिपोर्ट्स के बेसिस पे जो एक्सेस मोर्टालिटी था उसको एज अ बेस फिगर मानते हुए इन्होंने ये स्टडी किया है. और सेरो प्रेवलेंस सर्वेज किए थे कि कितने एस्टिमेटेड लोगों के अंदर कोविड-19 स्प्रेड हुआ है और उसी के बेसिस पे अराइव हुए थे ये एट अ सिमिलर एस्टिमेट एट ऑलमोस्ट अबाउट 10 टाइम्स ऑफ द ऑफिशियल काउंट. क्योंकि सेरो प्रेवलेंस डाटा सीरियसली पॉइंट आउट कर रहा था कि ऑफिशियल काउंट से लगभग काफ़ी ज़्यादा है और जो बाकी के स्टडीज़ थे वो भी सेम चीज़ पॉइंट आउट करते थे. लगभग 10 टाइम्स ज़्यादा इन्फेक्शन और डेथ रेट्स हैं. इसमें ग्लोबल इनइक्वालिटीज़ के बारे में भी चर्चा की हुई है. जो स्टडी है वो बेस्ड है डाटा जो 185 कंट्रीज़ और टेरिटरीज़ में से कलेक्ट किया गया. इसमें देखा गया है कि हाई एंड अपर मिडिल इनकम कंट्रीज़ अकाउंटेड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ प्रिवेंटेड डेथ. इनकी जो सबसे ज़्यादा जानें बची हैं वो हाई एंड अपर मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं. लगभग 1.22 करोड़ आउट ऑफ टोटल 1.95 करोड़ जो इनइक्वालिटी को हाईलाइट करता है. A further 5.99 lakh डेथ कुड हैव बीन अवर्टेड अगर जो WHO का टारगेट था कि वैक्सीनेट करना 40% पॉपुलेशन को बाय एंड ऑफ 2021 उसको मैट कर लेते ग्लोबली. बट वो अचीव नहीं हुआ. 40% की जो पॉपुलेशन थी उसको वैक्सीनेट नहीं कर पाए बाय द एंड ऑफ 2021. एज अ रिजल्ट जो 5.99 लाख डेथ्स हैं जो हुई हैं वो बचा नहीं पाए. इस स्टडी में मेथडोलॉजी क्या यूज़ की गई है? To account for under-reporting of death in countries like with weaker surveillance system, इन्होंने carry out किया एक separate analysis based on the number of excess death recorded above those that would have been expected during the same time period. इनके excess death का जो डाटा उसके बेसिस पर उन्होंने carry out किया है क्योंकि काफ़ी ऐसे कंट्रीज थे जिनमें weaker surveillance system है और जो number of death या कोविड रिलेटेड डेथ थे वो अकाउंट नहीं हुए या अंडर रिपोर्ट हुए. और जहाँ पे ऑफिशियल डाटा अवेलेबल नहीं था वहाँ पे टीम्स ने यूज़ किए हैं ऑल कोज्ड ऑफ एक्सेस
मोर्टालिटी, यानी कि जो भी एक्सेस मोर्टालिटी हुआ है उस डाटा को यूज़ किया है जहाँ पे भी ऑफिशियल डाटा अवेलेबल नहीं था. These analyses were compared with alternative hypothetical scenario in which no vaccines were delivered. अब जो भी डाटा मिला कि इतनी डेथ हुई है एक कंट्री एक्स वाई में, अब ये तो डेथ है कि भाई इतने एक्सेस डेथ हुई है बिकॉज ऑफ कोविड, क्योंकि इसमें कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं था, तो इट इज़ दिस नंबर ऑफ डेथ आर हैपनिंग ओवरऑल किसी भी रीज़न से. लेकिन इसको कंपेयर किससे करें, तो अगर कोई भी वैक्सीन नहीं होती तो कितनी डेथ होती, वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन सिनेरियो को गैस करके उसमें से फिर काउंट किया गया कि इतनी डेथ्स को प्रिवेंट किया गया है बिकॉज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन. So the next topic, artificial intelligence can add up to $500 billion to GDP by 2025. ये NASSCOM की रिपोर्ट है. NASSCOM ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया आर्टिफिशियल अडोप्शन इंडेक्स. काफ़ी हेल्पफुल रहना, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है कि हु डिज़ाइन द आर्टिफिशियल इंडेक्स अडोप्शन इंडेक्स, और इसको मेंस में भी यूज़ किया जा सकता है ताकि एसेस किया जा सके कि ट्रेंड क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अडोप्शन के इंडिया के अंदर. इसलिए इंडेक्स को बनाया गया. अब अगर इस इंडेक्स की बात करें तो जो इंडेक्स है पहला डिटेल्ड असेसमेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अडोप्शन का, जिसमें की 4 सेक्टर्स को पहले शुरुआत में चेक करने के लिए इंडेक्स डिज़ाइन हुआ है. पहला बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, कंज्यूमर पैक्ड गुड्स, रिटेल एंड हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल एंड ऑटोमोटिव सेक्टर. इन 4 बेसिकली ब्रॉडर सेक्टर्स को अंदर ये इंडेक्स इंट्रोड्यूस करने का प्रपोजल है. These sectors could cumulatively contribute more than 60% of artificial intelligence की जो total potential value addition होगा of $450 to $500 billion to the country's GDP by 2025. यानी कि जो 2025 तक वैल्यू एडिशन करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका 60% सिर्फ इन्हीं सेक्टर में से एक्सपेक्टेड है कि क्यूमुलेटिवली कंट्रीब्यूशन होगा. ग्लोबल इन्वेस्टमेंट है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, वो मोर देन डबल हो चुकी है इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स. $36 बिलियन से $77 बिलियन हो चुके हैं 2021 में. दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वेस्टमेंट इन इंडिया वर ग्रोइंग एट अ कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 30%, विच इज़ वेरी हाई एंड वेरी गुड, एंड पोइज्ड टू टच 881 मिलियन बाय 2023, जो ओवरऑल नंबर इतना ज़्यादा हाई नहीं है. It would still represent just 2.5% of global AI investment of $340 billion. बेशक ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, बट जो नंबर है वो इतना हाई नहीं है, तो उसमें तो ऑब्वियसली लो नंबर में ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस होते हैं. तो वो सिर्फ 2.5% के आसपास की ग्रोथ या शेयर प्रेजेंट करेगा जितना ओवरऑल वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में. This would mean a massive opportunity for Indian enterprises to drive investment and adopt AI is open, but they are yet to adapt it. Yeah, accept it. Next topic. Government set to aim to keep deficit at 6.7%. Government ने basically कोशिश की है कि deficit control में रहे, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला है कि they will not be able to cut its बजट डेफिसिट दिस फिजिकल ईयर एज प्रीवियसली प्रोजेक्टेड, कि जो प्रोजेक्ट किया गया था 6.4 तक हम लेके चले जाएंगे टारगेट को मार्च 2023 तक, वो नहीं हो पाएगा और मेंटेन रहेगा 6.7% जो लास्ट ईयर मार्च 2022 तक रहा था. अब ये रिस्क क्या है स्लिपेज के, यानी कि जो 6.4% हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और अभी गवर्नमेंट कह रही है 6.7 तक ही जा पाएंगे. उसका कारण क्या है? सबसे पहला है तो जो सर्जिंग कॉस्ट है, जिस पे वजह से इंडिया को फोर्स होना पड़ा टू कट फ्यूल टैक्सेस, ड्यूटी स्ट्रक्चर में चेंज लेके आना, ये काफ़ी ज़्यादा हिट करेंगे रेवेन्यू को एट अराउंड $19.16 बिलियन, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट. वाइल एडेड फर्टिलाइजर सब्सिडी लिफ्टेड एक्सपेंडिचर फर्दर. जो फर्टिलाइजर सब्सिडी वो भी 1.5 से 2 लाख करोड़ की होने वाली है. जो सेंट्रल एंड गवर्नमेंट है, सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट है, वो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कंटेन करने की प्राइसेस को थ्रू फिस्कल मेजर्स एंड मॉनेटरी टाइटिंग.
क्योंकि जो इन्फ्लेशन है वो मल्टी ईयर हाइस पे जा चुकी है। जो डेट टू जीडीपी रेशियो वो ऑलरेडी 95% के अराउंड है, which is significant higher than 60 to 70% for other similarly rated economies। यानी कि सिमिलर लेवल साइज की और रेटेड इकोनॉमीज़ की जहाँ पे डेट लेवल 60 to 70%, इंडिया का 95% है। दैट लीव्स द गवर्नमेंट लिटिल रूम टू प्रोवाइड एडिशनल रिलीफ इन एनी वे। जो एडिशनल रिलीफ है वो अब बहुत बहुत कम चांसेस हैं गवर्नमेंट के पास, बहुत कम स्पेस है। And are expected to drive up the deficit by more than 30 basis point if revenue collection does not exceed the budget target। और जो ये एस्टिमेट है 6.4 से वो 6.7 पे डेफिनेटली जाएगा अगर बजट एस्टिमेट में जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो बीट नहीं होता, रेवेन्यू कलेक्शन नहीं बढ़ता है। तो जो गवर्नमेंट है वो रिलेक्टेंट है टू एक्सपेंड द रिकॉर्ड मार्केट बोरोइंग प्रोग्राम ऑफ 14 लाख करोड़ दिस फिजिकल ईयर्स। लेकिन फ्रॉम हेयर ऑन मॉनेटरी पॉलिसी विल बियर द लार्जर बर्डन ऑफ इनिशिएटिंग इन्फ्लेशन ग्रोथ करेक्टिव बैलेंस मेजर्स। क्योंकि मेजरली जो इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल में आ जाती है तो चाहे वो बाकी के इश्यूज़ हों, फ्यूल रिलेटेड टैक्स कट हो या बाकी के जितने भी इश्यूज़ हैं वो सब सोल्ट आउट होने शुरू हो जाएंगे। सो मॉनेटरी पॉलिसी विल नाउ बियर अ लार्जर बर्डन, ऑल्दो फिस्कल पॉलिसी ऑल्सो नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। क्योंकि अगर और ज़्यादा स्लिपेज होता है तो दैट विल रिजल्ट इन टू री रेटिंग ऑफ sovereign rating of India। This topic is about mandatory e-way bill for gold set to be on GST Council table। GST regime की जो GST Council है वो डिस्कस करेगी प्रपोजल कि इम्प्लीमेंट किया जाए मैंडेटरी ई-वे बिल सिस्टम इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ हाई वैल्यू आइटम्स जैसे गोल्ड सिल्वर इस तरह के। लेकिन मिनिमम थ्रेशोल्ड कैप्ट करने की कोशिश की जा रही है 2 लाख करोड़, यानी कि 2 लाख से ऊपर की जो भी अमाउंट होगी, और अगर 2 लाख से ऊपर के अमाउंट का गोल्ड इंट्रा स्टेट में कहीं मूव कर रहा है तो उसके लिए ई-वे बिल सिस्टम मैंडेटरी हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेड प्रपोजल क्या है? एक मिनिस्ट्रियल पैनल जिसको हेड किया है केरला के फाइनेंस मिनिस्टर ने रेकमेंड किया है गवर्नमेंट को यानी कि जीएसटी काउंसिल को सजेशन में कि मैंडेटरी किया जाए ई वॉइसिंग बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए बाय ऑल टैक्स पेयर सप्लाइंग गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन्स एंड हैविंग एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अबाउट 20 करोड़। ये 20 करोड़ से ऊपर के जितने भी टर्नओवर वाले टैक्स पेयर्स हैं और जो सप्लाई करते हैं गोल्ड और प्रीशियस स्टोन को, उनको मैंडेटरी हो जाना चाहिए ई इनवॉइसिंग बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस में। गवर्नमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने सजेस्ट किया है कि जो स्टेट्स हैं शुड बी अलाउड टू डिसाइड द मोडालिटीज़ कि किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होगा। हर एक स्टेट का इंडिविजुअल मोडालिटीज़ को डिसाइड करने के लिए उनको अलाउ करना चाहिए। और जो ई-वे बिल है उसको इम्पोज कैसे कर रहे हैं फॉर इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन्स विद इन देयर स्टेट्स। तो इंस्टेड ऑफ अ ब्लैंकेट और अ यूनिवर्सल सिस्टम, हर एक स्टेट को अलाउ करना चाहिए बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअल मोडालिटीज़। इस रिपोर्ट में इन्होंने ये भी प्रपोजल में ये भी सजेस्ट किया है कि जो जीएसटी नेटवर्क है इन कंसल्टेशन विद एनआईसी विल वर्क आउट द मोडालिटीज़ और टाइमलाइंस, कब से इम्प्लीमेंट करना है ये ई इनवॉइसिंग फॉर गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन्स। तो जीएसटी नेटवर्क बेसिकली इस चीज़ के ऊपर काम करेगा, ये सजेशन है। दिस रिकमेंडेशन बाय द मिनिस्ट्रियल पैनल इज एक्सपेक्टेड टू बी टेकन अप फॉर डिस्कशन। जो नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग होने वाली है जून 28-29 को, इनिशियली जम्मू कश्मीर में प्लान थी बट नाउ इट विल हेल्ड एट चंडीगढ़। एडिशनली जो काउंसिल है वो डिस्कस करेगी रेट हाइक सजेशन फ्रॉम फिटमेंट कमेटी फॉर आइटम्स रेंजिंग फ्रॉम कट एंड पॉलिश डायमंड्स, जिसका कोशिश की जा रही है कि 1.5% तक चला जाए फ्रॉम 0.25%, और टेट्रा पैक्स को 18% पे लेके आ जाए फ्रॉम 12%। एंड रेट कट फॉर ओस्टोमी अप्लायंसेस इंक्लूडिंग वाटर प्रूफ पाउच फॉर कलेक्टिंग वेस्ट फ्रॉम द बॉडी फ्रॉम 0 to 12%। Rate rationalization measures under the GST are also being considered in this council as the जो compensation regime था जिसके अंडर स्टेट्स को ऑफर किया जा रहा था कंपनसेशन फॉर रेवेन्यू लॉस बिलो द गारंटेड कंपाउंडेड 14% रेट, यानी कि अगर रेवेन्यू कलेक्शन 14% के कंपाउंडेड रेट से कम है तो वो जो
गैप होगा उसको फंड करता था अब तक सेंटर, बट जो 5 साल का प्रॉमिस था अंडर लॉ वो अब एक्सपायर हो जाएगा इन दिस मंथ, क्योंकि 5 साल कंप्लीट हो गए हैं जीएसटी को आए हुए इन बाय द एंड ऑफ जून। सो एज अ रिज़ल्ट जो कंपनसेशन था वो बंद हो जाएगा, तो इसके लिए रेट रैशनलाइजेशन की भी मेजर्स आने की बात हो रही है ताकि जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा इफेक्ट ना हो। As per the data on revenue growth collated for the council meeting, only 5 out of 31 state and UT registered a revenue growth higher than the protected revenue. Protected मतलब जो कमिट कर दिया गया है। तो सिर्फ 5 ही ऐसे राज्य थे 31 राज्यों में से और यूनियन टेरिटरीज में से जिनका रेवेन्यू ग्रोथ ज़्यादा था फ्रॉम द प्रोटेक्टेड रेवेन्यू रेट ऑफ अंडर द जीएसटी इन फाइनेंशियल 2021-2022। और इन 5 राज्यों का नाम क्या है? अरुणाचल, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड सिक्किम। जबकि पुडुचेरी, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के जो रेवेन्यू थे वो सबसे ज़्यादा गैप के साथ रहे हैं बिटवीन द प्रोटेक्टेड रेवेन्यू एंड द पोस्ट सेटलमेंट ग्रोस स्टेट रेवेन्यू इन 2021-2022। यानी कि गैप जहाँ ज़्यादा रहा है एक्सपेक्टेशन और प्रोटेक्टेड रेवेन्यू के बीच में, यानी कि रियलाइज जो रेवेन्यू काफ़ी कम रहा है फ्रॉम द प्रोटेक्टेड वन। एज अ रिज़ल्ट इन स्टेट्स के अंदर नाम क्या है? पुडुचेरी, पंजाब, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश, जिनमें गैप बहुत ज़्यादा है। सो दिस टॉपिक इज़ अबाउट डॉलर अल्टरनेटिव्स विल बी एक्सेप्टेड। जो सेंटिमेंट है मार्केट का वो अल्टीमेट टेस्ट रहेगा किसी भी न्यू ग्लोबल रिजर्व करेंसी के लिए। जो ब्रिक्स मेंबर्स कंसिडर कर रहे हैं कि एक अल्टरनेटिव लाया जाए अमेरिकन डॉलर का। तो जो नेशनल करेंसीज आर लाइकली टू प्ले द ग्रेटर रोल फॉर ट्रेड विद इन ब्रिक्स, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, बट इट इज़ इम्प्रैक्टिबल टू एक्सपेक्ट them to lead up to de-dollarization of the economy. Important term है de-dollarization. So जो कोशिश की जा रही है फ्रॉम द रशियन साइड कि किसी तरह से de-dollarize किया जा सके ट्रेड को और नेशनल करेंसी या कोई इंटरनेशनल करेंसी को इंट्रोड्यूस किया जा सके इन द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, ताकि सैंक्शंस और जो मिसयूज़ है और सिक्योरिटी है वो कंसर्न्स को हैंडल किया जा सके। लेकिन अगर बात करें नेशनल करेंसीज़ की तो वो इतनी कैपेबल नहीं है कि वो डी-डॉलराइज कर सके वर्ल्ड इकोनॉमी को। अब रिक्वायरमेंट क्या है इस अल्टरनेटिव की? ब्रिक्स इज टेकिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव इन लुकिंग एट द अल्टरनेटिव बिकॉज द नीड फॉर अल्टरनेटिव इज वेरी रियल। जो की इशू है इज हाउ क्विकली एंड विद व्हाट एक्सेप्टेंस द अल्टरनेटिव विल बी पुट इन प्लेस इन प्रैक्टिस। कितनी जल्दी और कितना एक्सेप्ट किया जा सकता है उस नए चेंज को। डॉलर बहुत लंबे टाइम तक एक डोमिनेंट करेंसी रहा है, बट सिंस फरवरी देयर इज़ अ ग्रेट रियलाइजेशन दैट ओवर डिपेंडेंस ऑन अ सिंगल करेंसी डॉलर एज द ग्लोबल रिजर्व करेंसी इज़ अ फैक्टर फॉर इंक्रीजिंग रिस्क। द फेट ऑफ एन अल्टरनेटिव रिजर्व करेंसी विल बी सब्जेक्टेड टू द मार्केट फोर्सेज एंड बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ पावरफुल गवर्नमेंट्स, क्योंकि फाइनली जो मार्केट फोर्सेज है वो डिसाइड करेंगी कि कौन सी करेंसी यूटिलाइज की जाएगी इन द ट्रेड एंड कॉमर्स of global world. The governments and central banks have an important role to play, but हर एक सेंट्रल बैंक को एसेस करना पड़ेगा कि ये प्रपोजल कितने इम्पैक्टफुल रहने वाले हैं, उनका रिस्क मैनेजमेंट चेक करना पड़ेगा और फाइनली मार्केट्स उनको कितना एक्सेप्ट करती है वो सब कुछ देखना पड़ेगा फॉर ईच गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक। अभी न्यू रिजर्व करेंसी क्या है? ये आइडिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने बेसिकली प्रेजेंट किया है following the launch of special military operation against Ukraine in February 24 एक सीरीज ऑफ वेस्टर्न सैंक्शंस लगाए गए हैं जिनकी वजह से जो रशिया का फाइनेंशियल सिस्टम है वो ऑलमोस्ट ब्रेक डाउन की कगार पे है। दिस ऑल्सो एडवर्सली अफेक्टेड द मेजर इकोनॉमीज लाइक इंडिया एंड विच हैव ट्रेड लिंक्स विद रशिया बट अनेबल टू पे एनी पेमेंट फॉर द इम्पोर्ट्स वी आर डूइंग फ्रॉम रशिया। इसके अलावा भी इश्यूज़ है, जो कंपनीज़ ने इन्वेस्ट किया हुआ है रशियन कंपनीज़ में वो वहाँ से अपना रेवेन्यू डिविडेंड्स या बाकी की चीज़ें भी नहीं ला सकते बिकॉज ट्रांजेक्शन्स के ऊपर कंट्रोल किसका? यूएस सैंक्शंस की वजह से अब कोई भी ट्रांजेक्ट नहीं कर रहा है। एज अ रिजल्ट जो इन्वेस्टमेंट है वो भी वहाँ पे स्टक हो चुकी है। तो जो डॉलर अल्टरनेटिव्स हैं वो एक्सेप्ट होना इज़ एन इम्पोर्टेंट और इसीलिए उसकी रिक्वायरमेंट है।
अब जो ब्रिक्स का समिट हुआ है उसमें ये बोला गया है कि ब्रिक्स बेसिकली कंबाइंड जो उनकी स्टेटमेंट आई है जॉइंट कम्युनिकेशन, उसमें आया है कि ब्रिक्स सपोर्ट करता है डायलॉग बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। रशियन प्रेसिडेंट ने कहा है कि स्ट्रेंथनिंग करने की ज़रूरत है ब्रिक्स को। मोदी जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, उन्होंने फोकस किया है इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रिक्स इन पोस्ट पैंडमिक ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी, अन इम्पोर्टेंट वन। ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी के अंदर इंडिया ब्रिक्स को एक मेजर ऑप्शन की तरह देखता है। और चाइना ने बेसिकली कॉल अप किया है कि वो दुनिया रिजेक्ट करे कोल्ड वॉर मेंटालिटी और अपोज करे जो उन्होंने बोला यूनिलेटरल सैंक्शंस यूनाइटेड स्टेट्स के ज़रिए लगाए गए हैं काफ़ी कंट्रीज़ पे इंक्लूडिंग रशिया। सो यूनिलेटरल सैंक्शंस, कोल्ड वॉर मेंटालिटी, इनको रिजेक्ट करने की बात की चाइना ने। इंडिया ने कहा है कि पोस्ट पैंडेमिक ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी में ब्रिक्स एक इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। और रशिया ने बोला है कि स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है रशिया ब्रिक्स को, ताकि जो रशिया का अब ऑलमोस्ट डिपेंडेंस है चाइना पे वो भी थोड़ा डाइवर्सिफाई हो सके और जिसका आइसोलेशन है वो कम हो सके। अब मीटिंग पॉइंट्स क्या हैं मीटिंग में से? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स कंट्रीज़ हैव अ वेरी सिमिलर व्यू ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस ऑफ इकोनॉमी। इनकी इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी किस तरह से गवर्न की जाए उसमें लगभग सभी लोग एक व्यू रखते हैं। उन्होंने हेल भी किया है प्रैक्टिकल कोऑपरेशन इन अ नंबर ऑफ एरियाज, जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक, सैटेलाइट एग्रीमेंट ब्रिक्स कंट्रीज़ के बीच में, कोविड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर इन साउथ अफ्रीका, म्यूचुअल रिकॉग्निशन देना फार्मा के प्रोडक्ट्स को जो ब्रिक्स मेंबर्स हैं उनका, इंक्लूडिंग कोविड वैक्सीन एंड मेडिसिन। अब क्योंकि होस्ट ये समिट चाइना ने किया था तो इसलिए डिक्लेयर भी हुआ है ब्रिक्स समिट डिक्लेरेशन के नाम पे, बीजिंग समिट डिक्लेरेशन। सो बीजिंग समिट डिक्लेरेशन क्या कहता है कि ब्रिक्स कंट्रीज रिकॉर्ड देयर नेशनल पोजीशन एज एक्सप्रेस्ड एट द यूनाइटेड नेशन ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स। यानी कि उन्होंने एक कंबाइंड प्रेजेंटेशन के दौरान ही अपनी बात रखते वक्त हर एक ने अपने नेशनल पोजीशन को वहाँ पे एक्सप्रेस किया है। ब्रिक्स कंट्री सपोर्ट करती है रशिया और यूक्रेन की डायरेक्ट टॉक्स एंड ब्रिक्स कंट्रीज़ ने ये भी डिस्कस किया है कंसर्न ओवर द ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन इन एंड अराउंड यूक्रेन, और सपोर्ट भी एक्सप्रेस किया है टू द एफर्ट्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, यूनाइटेड नेशन एजेंसीज एंड ICRC, ताकि प्रोवाइड किया जा सके ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इन अकॉर्डेंस विद द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमैनिटी, न्यूट्रलिटी एंड इम्पार्शियलिटी। While discussing terrorism and terror cooperation, जो ब्रिक्स कंट्रीज है said that the only council is United Nations Security Council जिनके पास अथॉरिटी है to impose sanctions। सो अगर sanctions लगाना है तो UNSC से लगाओ, यूनिलेटरल sanctions का कोई वजूद नहीं है। इंडिया चाइना बायलैटरल में अगर देखें तो काफ़ी लंबे टाइम से, यानी कि अप्रैल 2020 से जब से LSC पे ट्रांसग्रेशन हुआ है तब से कोई भी बायलैटरल समिट नहीं हुआ है। इंडिया एंड चाइना हैव टुगेदर अटेंडेड मल्टीपल मीटिंग्स जो मल्टीलेटरल थी पर बायलेटरल नहीं थी। ब्रिक्स हों चाहे एक दो बार तो ब्रिक्स में पार्टिसिपेशन हुआ, SCO में अब तक एक बार भी रिजेक्ट नहीं किया किसी भी पार्टिसिपेशन में किसी भी समिट में। G20 हो, SCO हो, ब्रिक्स हो, इन सभी में मल्टीलेटरल मीटिंग्स में इंडिया एंड चाइना ने टुगेदर अटेंड किए हैं। चाइना ने एडवोकेट भी किया है कि ब्रिक्स ग्रुपिंग ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज, ताकि एनकरेज किया जा सके ट्रू मल्टीलेटरलिज्म इन अ वर्ल्ड एंड अर्ज द वर्ल्ड टू रिजेक्ट द कोल्ड वॉर मेंटालिटी एंड ब्लॉक कॉन्फ्रंटेशन, अपोज यूनिलेटरल सैंक्शंस एंड अब्यूज ऑफ सैंक्शंस। ये कुछ चाइना के वहाँ पे पॉइंट्स रहे हैं जो बेसिकली कोशिश कर रहे हैं कि एक्सपेंड भी कर दिया जाए ब्रिक्स को।